हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर राहुल शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली प्लेटफॉर्म पर। तो भैया बात किसकी चल रही है? शिखर 2.0 जो अपलोड हो चुका है, रीलोड हो चुका है और दमदार कंटेंट के साथ आपके सामने वापस आ चुका है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे भैया, बात चल रही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर और हमारे साथ एज यूजुअल जुड़ते हैं दो जने और उनका नाम है चौरसिया साहब और मिस्टर एक्स। तो चौरसिया साहब के हर रोज नए सवाल होते हैं और मिस्टर एक्स का बड़ा ही शानदार जवाब होता है। तो चौरसिया साहब अपने कौन से लैंग्वेज में, मारवाड़ी लैंग्वेज में थोड़ा सा बनिए वाले हिसाब, लाला जी, सेठ जी वाले हिसाब से सवाल करते हैं और मिस्टर एक्स टू द पॉइंट बात करके और बाकी पर्सनल चीजें भी समझा के, लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के भी बात करते हैं। तो आज किस बारे में बात करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की भैया हमने मीनिंग काफी अच्छी तरह समझा, हमने उसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस को लेके बात कर ली। अब क्योंकि हमारे इस चैप्टर में दो बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, लीजेंड बोल सकते हैं, और जिन्होंने क्या करा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है, तो आज उनमें से एक पर्सन को लेके बात करेंगे और वो कौन होगा उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा हमारे हेनरी फेयोल, ठीक है, जिनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इस बारे में जानेंगे। तो हेनरी फेयोल साहब क्या थे, कब इनका जन्म हुआ, क्या क्या करा इन्होंने अपनी लाइफ साइकिल दौरान में, ठीक है, कहाँ इन्होंने जॉब करी और किस पोस्ट पे रिटायर हुए, उनके बाद इनका योगदान क्या रहा, थोड़ा सा इस बारे में आज बात की जाएगी। तो एज यूजुअल हमारे चौरसिया साहब जो कि पढ़ाई कर ही रहे हैं, क्वेश्चन मार्क उनके चेहरे पे दिख ही जाता है, चाहे स्वैग कितना ही हो इनका, ठीक है, पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अब ये जो है चाहते भैया मैं एक नए तरीके से मैनेजमेंट को पढूं और मैनेजमेंट को सीखूं, और इनकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे मिस्टर एक्स, ठीक है। तो इनका सवाल है, किसका सवाल है? चौरसिया साहब का सवाल है। चौरसिया साहब क्या पूछ रहे भैया मिस्टर एक्स से? हेनरी फेयोल कौन है भैया, ठीक है, हेनरी फेयोल है कौन, इसके बारे में इतना सब कुछ कहा जा रहा है कि हेनरी फेयोल जो है प्रिंसिपल मैनेजमेंट के फादर के नाम से जाने जाते हैं, ऐसी क्या बात है? तो मिस्टर एक्स जो है वो बोलते हैं भैया कुछ ना कुछ तो बात होगी, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, तो इनको कोई अगर दर्जा दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, और वो बात क्या है उसको समझाने के लिए थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हेनरी फेयोल का जन्म 1841 और इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है, जो अपन बोलते हैं जब इनका देहांत हो गया 1925, वो क्या कहलाए? फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट कहलाए हमारे, ठीक है। ग्रेजुएटेड, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी माइनिंग एकेडमी सेंट एंटनी इन 1860 में कंप्लीट किया इन्होंने, ठीक है। और किस फील्ड में? क्या बेटा? माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जैसे इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो इन्होंने उसी साल क्या कर लिया? कंपनी को ज्वाइन कर लिया। कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया? फ्रेंच माइनिंग कंपनी को। किस पोस्ट पे ज्वाइन हुए बेटा? इंजीनियर की पोस्ट पे ज्वाइन हुए। कब हुए? 1860 में, जब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसी साल इन्होंने क्या करा? फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। और जब ये रिटायर हुए तो किस पोस्ट से रिटायर हुए? एमडी की पोस्ट, विच मींस मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए 1888 में। तो सफर कितने साल का रहा? 28 साल का सफर रहा। तो ये स्टार्ट हुए एज ए इंजीनियर ने ज्वाइन किया और रिटायर हुए किस पोस्ट से? रिटायर हुए 1888 में एमडी की पोस्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट में। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, बोले सर कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग करिए, मेहनत करिए, तरक्की मिलेगी, पर कुछ ऐसी बात थी कि जब इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया तो कंपनी की हालत थी बैंकरप्सी के तब। कहां पे चले गए थे? बैंकरप्सी। बैंकरप्सी मतलब दिवालिया घोषित होने वाली थी, कंपनी बंद होने वाली थी। पर इनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, क्योंकि इन्होंने इंजीनियरिंग करी, फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस था इनको, इन्होंने उस कंपनी के दिन पलट दिए। द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी इन्होंने क्या कर दिया? टर्न कर दिया। जो कंपनी कल या परसों बंद हो सकती थी, दिवालिया घोषित हो सकती थी, बेरोजगार लोगों के, जो कंपनी में लोग काम करते बेरोजगार हो सकते थे, भला नहीं भैया, हम है ना, हमारा एक्सपीरियंस कब कम आएगा? तो उन्होंने अपनी मैनेजमेंट स्किल्स का यहाँ पे यूज किया और कंपनी को एक अच्छे खासे पोजीशन पर लेकर पहुंच गए। जब ये रिटायर हुए
लीविंग द कंपनी इन एक्सीलेंट कंडीशन। तो ये एमडी बने 1888 में और वो वर्ज ऑफ बैंकरप्सी था तब उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स का यूज किया और वो करने के बाद जब रिटायर हुए 1918 में तो इन्होंने कंपनी को एक ऐसी पोजीशन में बता के पहुंचा दिया कि भैया अब ये कंपनी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। कंपनी जो बर्बाद होने के कगार पे थी, जो खत्म होने के कगार पे थी, उसको कहां पहुंचा दिया? एकदम शानदार जगह पहुंचा दिया। चौरसिया साहब भी यही चाहते हैं भैया, इनका धंधा भी थोड़ा मंदा चल रहा है, ये भी चाहते हैं भैया धंधे के अंदर बरकत हो, धंधा और अच्छा चले। भैया इनको कई बार सपने आते हैं कि यार अब धंधा नहीं चल रहा, कमाई हो नहीं रही, बंद हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इनको क्या जरूरत है? मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सीखने की जरूरत है। और उनको जब वो धीरे धीरे अपने बिजनेस के अंदर क्या करेंगे? बिजनेस के अंदर लगाएंगे, एक्टिवेट करेंगे, बिजनेस को क्या करेंगे? नया रूप देंगे प्रिंसिपल मैनेजमेंट के साथ। तो कहीं ना कहीं चौरसिया साहब की जो टेंशन है, जो अभी बहुत ज्यादा है, वो हो जाएगी कम, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल्स जो है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है, इनको सही डायरेक्शन दिखाएगा। इनकी कंपनी जो धंधा है, बेसिकली ये धंधे ही बोलते हैं कि इनका जो शॉप है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनके साथ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कोई इनकी बात सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स है, उनको क्या करने लग जाएंगे? मदद करेंगे। और जब उन प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में ही अप्लाई करेंगे तो इनको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। अब ये तो बात रही हमारी हेनरी फेयोल भैया की। 1841 से 1925 इन्होंने अपनी माइनिंग एकेडमी का जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ठीक है, फिर उन्होंने फ्रेंच कंपनी ज्वाइन कर ली 1860 में, जिस साल इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद एमडी बन गए 1888 में, जिस साल बने उस साल हालत थोड़ी खस्ता थी कंपनी की, कंपनी बंद भी हो सकती थी, पर इन्होंने अपने मैनेजमेंट स्किल्स अप्लाई करे। और अप्लाई करने पे होता है ना कई बार यार, उस बंदे ने मतलब उस कंपनी की किस्मत ही बदल दी। ठीक है, उसका काम करने का तरीका इतना शानदार था, जो चीजें बोलते हैं ना, मच्छी मार्केट हो रखा था, बहुत ज्यादा कचरा हो रखा था, समझ में नहीं आ रहा था कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। थोड़ा सा चीजों को क्या करा? हैंडल किया, काम करने के तरीकों को सुधारा। और उसके बाद कंपनी ने जो अपना क्या देखा? टर्न देखा। ठीक है, ट्विस्ट देखा। वो ट्विस्ट ऐसा देखा कि कंपनी कहाँ बंद होने की कगार पे थी और कहाँ कंपनी अब एक जगह पहुंच गई है जो एक्सीलेंट कंडीशंस कहलाती है। चले आगे। तो यहाँ तो सवाल खत्म होते नहीं है। चौरसिया साहब एक बार भी एक सवाल लेके आते नहीं है, वो एक से ज्यादा सवाल लेके आते हैं। तो दूसरा सवाल था भैया, जनरल मैनेजमेंट के फादर क्यों कहलाए जाते हैं? कौन? हेनरी फेयोल साहब। हेनरी फेयोल साहब जो है जनरल मैनेजमेंट के फादर क्यों कहलाते हैं? दूसरा सवाल आ गया आप किसके तरफ से? चौरसिया साहब की तरफ से। अब चौरसिया साहब के सवाल जानते हो ना, ये अपनी लेके आते हैं भैया यहाँ पेन क्यों रख रखा है? ऐसे थोड़ी रख रखा है, ये डायरी मेंटेन करते हैं और डायरी के अंदर लिख के आते हैं कि आज मैंने ये पढ़ा, इसमें ये समझ में नहीं आया तो इन्होंने लिख दिया। ठीक है, कि भैया ये समझ में नहीं आया, भाया मैंने तो वो समझ में को नहीं आया, बताओ जरा। तो मिस्टर एक्स जो है वो भी तैयार रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये लेकर आएंगे अपनी डायरी और डायरी खोलते ही बोलेंगे भैया इसका सवाल अच्छा समझ में आ गया। अब दूसरो सवाल, फिर अगलो सवाल, यहाँ करता करता खूब सारा सवाल इकट्ठा हो जाओ है। चलो जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका जवाब जरूर मिलेगा इनको। और जवाब इस तरह से है कि भैया क्योंकि हेनरी फेयोल ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए मैनेजमेंट में। जब कोई चीज जो बंदा योगदान देता है, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। ठीक है, इसलिए तो उनको एक दर्जा दिया गया, फादर ऑफ नेशन, बापू के नाम से जानते हैं। तो कोई ना कोई तो योगदान होगा इनका। क्या योगदान है? फेयोल फाउंड दैट एक्टिविटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप। तो फेयोल बोले भैया कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन को, जो एक बिजनेस है, उसकी एक्टिविटीज को काफी हिस्सों में तोड़ सकते हो। इन्होंने बोला 6 ग्रुप्स हैं जहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक इंडस्ट्री की एक्टिविटी को डिवाइड कर सकते हैं। बोले कौन सी? बोले टेक्निकल बेसिस पे डिवाइड कर दीजिए, कॉमर्शियल बेसिस पे जो हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल ऑब्वियसली पैसों का लेन देन की बात यहाँ पे चल रही है, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल टैलेंट जो मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इन 6 ग्रुप के अंदर क्या किया फेयोल भैया ने? किसको? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया और बोला कि भैया इन 6 एक्टिविटीज में क्या करते हैं, हम इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। और जब इन बेसिस पे हम इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं 6 ग्रुप में, तो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ होगी, उसका वर्किंग कंडीशन होगा, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सबको पता है कि हमें किस बेसिस पे, किस सेक्टर पे काम करना है, चाहे वो टेक्निकल हो, कॉमर्शियल हो, फाइनेंशियल हो, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजरियल। और मैनेजरियल अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है बेटा।
जैसे कि मैं बताता हूं शादी ब्याह इज इक्वल टू मैनेजमेंट, वैसे ही भाई आप कोई भी फंक्शन घर पे करते हो तो उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, दिखता नहीं है, आप महसूस कर सकते हो कि भैया हाँ यार सारी चीजें बहुत प्रॉपर्ली रखी गई, इट मींस देयर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट। तो जहां पे बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है, बहुत ज्यादा कचरा फैल जाता है यार, रायता फैल चुका है बहुत तगड़ा वाला, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती। तो पहला तो योगदान इनका ये रहा। अगला योगदान क्या रहा भैया इनका, अगला योगदान ये रहा कि फेयोल वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को। तो फेयोल सबसे पहले बंदे थे भाई, हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है ना, कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो फेयोल भैया जो थे उन्होंने बोला भाई प्लानिंग पहला, ऑर्गेनाइजिंग दूसरा, डायरेक्टिंग तीसरा और कंट्रोलिंग चौथा। मतलब उन्होंने किस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, उन्होंने स्टाफिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए बेटा। किसको आइडेंटिफाई नहीं कर, स्टाफिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बाकी उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया, पहले 4 फंक्शन को जो मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया, फंक्शन मैनेजमेंट को, वो फेयोल भैया थे। कौन से थे बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 थे। उसके साथ ही कहीं ना कहीं फेयोल ने बोला कि भैया मैनेजमेंट एक अलग फील्ड है, सेपरेट फील्ड है, मैनेजमेंट को मत जोड़िए। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपका छोटा मोटा फील्ड कैसे होता है ना, 6 ग्रुप में डिवाइड किया, टेक्निकल, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, इस तरह से। तो मैनेजमेंट एक अलग क्या है, सेपरेट फील्ड ऑफ एंडेवर, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है और उसको कहीं ना कहीं डेवलप करने की जरूरत है। और साथ ही साथ 14 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके एग्जाम को लेके ये 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर दी मैनेजर्स। क्योंकि पता है अपन ने पढ़ा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो पढ़ा अपन ने, जनरल गाइडलाइंस होते हैं, रिजिड नहीं है, स्टैटिक नहीं है, कठोर नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, हम बोलते हैं कंटीजेंट, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, जो हमने डिटेल में काफी अच्छी तरह से पिछले क्लास में पढ़ा था। और इन सभी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, इन सभी कंट्रीब्यूशन का मद्देनजर हमने बोला कि भैया ये क्या कहलाएंगे, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहलाएंगे। तो मिस्टर एक्स का सवाल है चौरसिया साहब से, डू यू अंडरस्टैंड चौरसिया साहब, मिस्टर चौरसिया, यस, हाँ, समझ में आ गए हो, मैंने बात समझ में आ गई भाई। तो क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन्होंने पहले तो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को 6 ग्रुप में डिवाइड किया, साथ ही साथ इन्होंने पहले 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को फाइंड आउट किया, उसके अलावा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और साथ में ये बताया कि मैनेजमेंट एक अलग फील्ड है भैया, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, इसको बहुत सीरियसली रिसर्च करने की जरूरत है और इसको फ्लरिश करने की जरूरत है। तो इस वजह से इनको क्या कहा गया बेटा, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट के नाम से इनको जाना गया। इज इट क्लियर, आ गई बात समझ में, चले आगे, चलिए जी। तो चौरसिया साहब एज यूजुअल कभी अपने साथ 2 सवाल के साथ आते नहीं है, सवालों की झड़ी लंबी है, तो उनकी जो प्रॉब्लम है फेयोल्स के प्रिंसिपल्स को लेके बात है कि हमने बात की कि भैया फेयोल भैया ने 14 प्रिंसिपल्स को लेके बात करी है। तो ये 14 प्रिंसिपल है कौन से, चलिए जी। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय फेयोल, कितने हैं बेटा, आप ही बता सकते हो, 14 प्रिंसिपल्स आर देयर। कितने प्रिंसिपल है बेटा, 14 प्रिंसिपल्स आर देयर विच आर डेवलप्ड बाय फेयोल। ठीक है, कौन से हैं इस बारे में बात करनी जरूरी है, और बात हो रही इस तरह से। सबसे पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, डिटेल में सब पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, डिसिप्लिन। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर, या फिर हम बोल सकते हैं टू जनरल इंटरेस्ट। क्यों होगा, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं ब्रीफ देना चाहूँ, डिवीजन ऑफ वर्क हमने काफी अच्छी तरह पढ़ा है अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को समझते हुए, उनकी मीनिंग को समझते हुए कि काम को अलग अलग हिस्से में तोड़ देना चाहिए। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको अगर बेसिकली याद रखें तो हम बोलेंगे बैलेंस होना जरूरी है। अब बैलेंस वो वाली बात है कि यहाँ पे ड्रम है, ये अपना यहाँ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए। गड़बड़ी होगी तो एक तरफ झुक जाएगा
जाएगा, दूसरे का नुकसान हो जाएगा। डिसिप्लिन जो हमने कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, ठीक है, अगर मैनेजमेंट कोई कमिट करता है तो वर्कर को उस चीज को भी पूरा, दोनों एक दूसरे का कमिटमेंट पूरा होना चाहिए और काम करने का एक तरीका होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, एक जना मतलब एक जो सबऑर्डिनेट है, जो काम करने वाला है, ठीक है, उसको एक ही जना ऑर्डर दे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे चौरसिया साहब है, चौरसिया साहब के अगर चौरसिया साहब को ऑर्डर देने वाले 4 जने हैं, मान लीजिए A, B, C और D, तो चौरसिया साहब कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया किस किस का ऑर्डर मानना है, किसका नहीं मानना, किसका काम पहले कंप्लीट करूं, किसका नहीं करूं, काम किसी का भी नहीं होगा और गड़बड़ी पूरी होगी ही होगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका उद्देश्य एक होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका मतलब कि अपनी खुद का इंडिविजुअल फायदा जो है उसको ना देखो भैया, ओवरऑल कंपनी का जो फायदा है उसको देखना जरूरी है। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, यहां पे हम सैलरी को लेके बात करेंगे। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, कि भैया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल कैसे चलना चाहिए, सारा कंट्रोल एक जने के पास होना चाहिए, सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन, कम्युनिकेशन हायरार्की, ठीक है, जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो बात करने की एक सीरीज होती है, ठीक है, कि एक आदमी डायरेक्ट सीईओ से बात नहीं कर सकता जाके, एक चेन ऑफ कमांड होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी बात ऊपर तक पहुंचती है। और डिटेल में पढ़ेंगे, सारी डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्डर, हर चीज का एक तरीका, काम करने का जो सामान है उसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, आदमी एक प्रॉपर जगह होगा तभी वो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब मान लीजिए मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, ये पेन जो है, ये पेन कहीं और दूसरे स्टूडियो में वहां जाके लेकर आऊंगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी क्या, मैं खुद ही थक जाऊंगा, बोले छोड़ यार नहीं कर रहा, इतना तो टाइम लग गया मुझे लाने में सामान को। 11 इक्विटी, बराबर सबको समान दर्जा मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इट मींस कि भैया जब भी कोई नया व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, एनी पर्सन जो रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, उसको अपने आप को साबित करने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए, ठीक है। अगर उसको साबित करने मतलब वो वाली बात नहीं होनी चाहिए जो अपन बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो चीज एप्लीकेबल नहीं होती बेटा। कई बार कोई बंदा अपने फर्स्ट इंप्रेशन में नर्वस होता है, वो जो टैलेंट है उसमें जो कैपेबिलिटी वो शो नहीं कर पाता। अगर इस बेसिस पे सिलेक्शन होने लगे, इस बेसिस पे आप पर्सन को रखोगे तो फिर तो मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे टैलेंट की कमी पड़ जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। इनिशिएटिव, माहौल ऐसा होना चाहिए कि जहां पे वर्कर्स जो है, सबऑर्डिनेट्स जो है, उनको मौका मिले कि अगर आपको अच्छा आइडिया तो उसको आप लागू करिए। एस्प्रिट डी कॉर्प्स, दैट इज यूनिटी, साथ मिलके काम करेंगे। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया, हर एक प्रिंसिपल हमसे क्या कहना चाहता है। अब इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं बस इतना ही, डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक प्रिंसिपल अपने से क्या कहना चाहता है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो पहले प्रिंसिपल की बात आज हम करेंगे, वो कौन सा होगा बेटा, दैट विल बी डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि हर आदमी को काम बांटा गया है, एक ही आदमी को सारा काम दे दोगे नहीं कर पाएगा। भाई मैं अकाउंट्स भी पढ़ा लूं, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लूं, मैं बीएसटी भी पढ़ा लूं, नहीं हो पाएगा। क्या होगा उससे, एफिशिएंसी नहीं निकल के आएगी, स्पेशलाइजेशन नहीं निकल के आएगा और काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, बेसिक सेंस में रायता फैल जाएगा। और जब रायता फैलता है तो समेटना मुश्किल हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना अपन आम भाषा में, अरे यार इतनी गड़बड़ी हुई, इतनी गड़बड़ी, अब संभालना मुश्किल पड़ गया उसको। सो बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है कि हर बंदे को अपना खुद का इंडिविजुअल उसके हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको असाइन करिए। जब वो काम रेगुलर बेसिस पे करेगा तो ऑब्वियसली फायदा किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। चलिए जी, तो कहना क्या चाहता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क को सिंपल शब्दों में समझूं, द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट। जो पूरा काम करना है, जैसे कि आप अपने स्कूल के अंदर देख सकते हैं कि आपके बिजनेस स्टडी के टीचर अलग है, आपके अकाउंटेंसी के टीचर अलग है, आपके इकोनॉमिक्स के हैं, फिजिकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी का, सबके टीचर्स अलग होते हैं। इस तरह से वो टीचिंग का काम वो कर रहे हैं।
देन आपके वाइस प्रिंसिपल है, एकेडमिक प्रिंसिपल्स भी होते हैं कई स्कूल्स के अंदर, ठीक है। फिर आपके प्रिंसिपल हो गए, और भी आपके क्या होते हैं, अलग अलग टीचर्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलग है, डांस टीचर अलग है, सिंगिंग टीचर अलग है। तो जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर वो एबिलिटी, वो काम करने का, उसको वो काम देना चाहिए। और इसको समझने के लिए बेसिकली आप अपने घर में जो शादी होती है, मैं बोलता हूँ उसका बेस्ट एग्जांपल है मैनेजमेंट समझने के लिए। आपके घर में शादी हो रही है तो कोई भी काम जो होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है भाई। सब्जी लाने का काम तेरा है, सुबह उठ के सब्जी मंडी जाएगा सब्जी। जैसे अभी रिसेंटली हमारे घर में शादी हुई, ठीक है, मेरे मामा की लड़की की शादी हुई, तो सब काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। भाई राशन उसन का काम तुम देखो, पर्ची आ चुकी, हलवाई ने पर्ची बना दी है, उसमें राशन का सामान भी है, उसमें सब्जी वगैरह, फल फ्रूट्स वगैरह सब लिखा हुआ है। अब काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसी को पार्लर भी जाना है, किसी को बाहर शॉपिंग करने भी जाना है तो उनको लेकर भी जाना है, मेहमान जो आ रहे हैं उनको लेकर आना है, उनको होटल्स में रूम अलॉट करने हैं। तो अब अगर एक एक बंदे को सारा काम दे दो, कर पाएगा क्या? वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने यूज किया मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में हमने बोला कि भैया कौन सा प्रिंसिपल यूज करोगे? डिवीजन ऑफ वर्क यूज करोगे। डिवीजन ऑफ वर्क कैसे यूज किया? मामा जी बैठे, हम सभी बच्चे जितने भी हमारे कजन है वो बैठे, और हमने बोला भैया अब काम ये है, बता चुका हूँ इतने सारे काम है, तो अब काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? मैंने बोला भैया सुबह सुबह मेरी जल्दी उठने की आदत है, तो एक काम करता हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी जाओगे तो सब्जी मंडी से आप फ्रेश सब्जी ले पाओगे, और जल्दी जाओगे तो जल्दी आ भी जाओगे, भीड़ बाद में बढ़ जाती है। तो हमारे घर के पास जहाँ पे उनका घर था वहाँ पे एक बड़ी सी मंडी लगती है सब्जी की, हर सुबह। तो हमने बोला इस तरह से करते हैं। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं सुबह 5 बजे क्या करूँगा, चला जाऊँगा मैं, और मैं एक, क्योंकि मुझे इतनी भी वो नहीं है ना कि सब्जी देख के मैं पहचान लूँ भैया खराब है कैसी है, तो मैं अपनी जो मामी जी है उनको ले लिया साथ में। तो हम दोनों जने 5 बजे उठ के 5:30 तक मंडी पहुंच जाते थे, और 7:30 तक तो हम पूरा काम कंप्लीट कर देते। जितनी भी सब्जी चाहिए होती, जो आज की तारीख का, जो हमें 3 तारीख का था, 4 तारीख का, 5 तारीख का, 6 तारीख का फंक्शन था, तो हमने उस हिसाब से डिवाइड कर दिया कि फ्रेश सब्जी हर दिन के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। फ्रेश सब्जी लाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा भाई, खराब भी नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा गर्मी का टाइम है, तो हम नहीं चाहते भाई सब्जियां खराब हो जाए। तो जिस दिन की जो रिक्वायरमेंट है वही सब्जी लाएंगे, जिससे चीजें खराब नहीं हो, वेस्ट नहीं हो, और जितनी जरूरत हो उतनी लाएंगे। तो हमने ये काम बांट दिया। जो मेरा दूसरा कजन है, ठीक है, जिनका नाम सौरभ है, तो उनको बोल दिया भैया आप क्या करो, जो गेस्ट आएंगे उनकी आप ध्यान रखोगे, उनका आप क्या करोगे, देखभाल करोगे। भाई उनको रूम अलॉट हुए नहीं हुए, रूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पानी टाइम से पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, वहाँ पे सर्विस प्रॉपर हो रही नहीं हो रही, तो सौरभ जी को ये काम दे दिया गया। हमारे मेरे जो बड़े भैया है उनको बोल दिया भैया जो भी आप सुपरविजन करोगे कि सारे काम ढंग से हो रहे या नहीं हो रहे। तो बेसिकली क्या हुआ बेटा, यहाँ पे काम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक और कजन हमारे संकित जी है उनका नाम, उनको बोला भैया जो भी लेडीज को शॉपिंग वगैरह पे जाना है उनको आप लेकर जाओगे, क्योंकि उनको रास्ता ज्यादा पता है कि भाई गलियां कैसे निकलती है वैसे निकलती है, तो आपको ज्यादा आइडिया इन मामलों के अंदर, तो आप लोगे। इट मीन्स क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हुआ डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी कैपेबिलिटी, चीजों को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जब इस तरह से करोगे तो क्या नहीं होगा, सबसे पहली बात डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा बेटा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा ना, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्मूथ फ्लो ऑफ कंडक्शन होगा। आगे बात समझ में? सो दैट्स व्हाई इट सेज देयर होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट डिपेंडिंग अपॉन देयर, देखो जैसे लिखा है, वन टास्क और a unit of work should be assigned to one person according to his capability, qualification and experience of a person. Secondly, क्या करेगा बेटा, ये स्पेशलाइजेशन लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? स्पेशलाइजेशन। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ठीक है, जो यहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्ति है तो वहां पे, और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ साइज बड़ी है तो वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क एप्लीकेबल होगा ही होगा। एक ही जना सारे काम नहीं कर सकते, बोलते हैं मास्टर ऑफ ऑल इज अ मास्टर ऑफ नन। तो अगर सब एक जना काम करना सोचेगा मैं ही कर दूंगा सारे काम, तो पॉसिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे बैंक एक्टिविटी, चाहे तो आप स्कूल्स को ले सकते हो, अपने घर में मैनेजमेंट की स्किल्स को देख सकते हो। काम डिवाइडेड होते हैं। गर्मी में आप देखते हो ना भैया, आपके ऊपर बाय डिफॉल्ट एक काम एक्टिवेट हो जाता है, पानी की बोतल भरना, कूलर में पानी लगा देना भैया, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, आप इसको आप बच नहीं सकते इस काम से, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो क्या डिवीजन ऑफ वर्क है, समझ में आ गई बात? तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड नेचर, डिवीजन ऑफ वर्क इज एप्लीकेबल।
जैसे कि मैं समझाऊं यहाँ पे, जैसे बैंक है, अब मान लीजिए यही बंदी मैम है, ये मैम बैठी है सारी, अगर एक ही जने को सारा काम दे दोगे तो क्या होगा, ये सारी जो भीड़ है ये सब एक जगह इनके ऊपर आ जाएगी। वो बोलेगा भैया मेरे को कैश निकाल के दो, बोले मुझे कैश डिपॉजिट करना, बोले मुझे पासबुक में एंट्री करानी है, बोले मुझे फॉर्म फिल करना है, मेरे को एटीएम इशू करवाना है, मुझे चेकबुक खत्म हो गई उसकी स्लिप दे दीजिए वगैरह दे दीजिए। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है देख लो आप, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी, और ये क्या कहला रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क कहला रहा है। क्या कहला रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कैश हो गया, ठीक है ना, कैश काउंटर हो गया, उसमें दो जने बैठे होते हैं, एक कैश रिसीव करने के लिए, एक कैश देने के लिए, जिसमें कंफ्यूजन नहीं हो। फिर उसके बाद आप देखोगे एक मैम होती है, एक सर होते हैं जो बेसिकली करते हैं क्या, पासबुक में अगर एंट्री करवानी है, आजकल तो मशीन से लग गई, पहले नहीं थी, तो पासबुक की एंट्री। कुछ एक होता है हेल्प डेस्क होता है, जहाँ पे नॉर्मल जो भी क्वेश्चन होगा, अकाउंट ओपन करना, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, मुझे डेबिट कार्ड इशू करवाना है, मुझे ये करवाना है। कुछ होते हैं जो आरटीजीएस एनईएफटी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, तो हर एक सेक्शन बांट जाता है। जैसे कि आप टीम में देख लो, इंडिया क्रिकेट मैच खेलती है, आईपीएल में देख लीजिए, अगर स्पोर्ट्स में देख रहे हैं तो भैया बॉलिंग वाले भाई तू बॉलिंग ही करेगा, ठीक है, ऑलराउंडर जरूर चाहिए, पर उससे ऐसे तो उम्मीद नहीं कर सकते ना, एक प्रॉपर बॉलर तो प्रॉपर बॉलर ही होगा, प्रॉपर बैट्समैन तो प्रॉपर बैट्समैन ही होगा वो। तो उसको उसका काम पता है कि मुझे करना है, बैट्समैन को पता है भाई मुझे तो रन बनाने हैं, भैया टीम के 3 विकेट गिर गए, क्या करना है, मुझे टिक के खेलना है, 50 ओवर का मैच है, टिक के खेलना है, ठीक है, स्कोर देना है। कम स्कोर बन गया तो बॉलर की जिम्मेदारी क्या, भैया मुझे सामने वाली टीम को जल्दी आउट करना है, वो स्पेशलाइजेशन है। तो अगर डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो होगा तो क्या फायदे होंगे, नहीं होगा तो क्या नुकसान होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉयलेशन। तो अगर फॉलो करते हो फायदा क्या होगा बेटा, पहली बात तो ये स्पेशलाइजेशन लेके आएगा। एक बंदा जब रेगुलर एक ही तरह काम करता है तो उसको पता है ये काम कैसे करना है, जल्दी से करेगा और ज्यादा अच्छी तरीके से, बिना वेस्टेज के, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। इंप्रूव्स एफिशिएंसी, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे काम करो, उसको पता है कि मुझे क्या करना आते ही, ठीक है, जैसे मुझे पता है कि भैया मुझे आते सुबह रिकॉर्डिंग कर देनी है, ठीक है, तो मुझे पता है, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को क्या करूं, मोल्ड कर दिया। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। तो बेसिकली हर एक बंदे को जब काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो क्या लेके आएगा, एफिशिएंसी लेकर आएगा, स्पेशलाइजेशन लेकर आएगा। अगर ये फॉलो नहीं करते तो क्या नुकसान है बेटा, एफिशिएंसी आपकी घट जाएगी, कोई आदमी क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा पता ही नहीं चलेगा, काम कंप्लीट होगा भी नहीं, स्पेशलाइजेशन आएगा नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, क्योंकि काम बांटा हुआ नहीं है, किसी को पता नहीं क्या करना, उसके दिमाग में अच्छा यार ये काम हुआ ही नहीं होगा, चल मैं भी कर देता हूँ, क्या पता वो काम ऑलरेडी ऑन द वे है, हो रहा है, और आपने भी तैयारी चालू कर दी उस काम की, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो गया। आगे बात समझ में, चलिए जी अगला क्या बोलना चाहता है, अगले प्रिंसिपल की बात करें, सेकंड प्रिंसिपल। तो चौरसिया साहब की एक और बात खड़ी होती है, भैया आप दूसरे प्रिंसिपल को लेकर बात कर लेते हैं, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्यों, मैंने बताया ना बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला, अथॉरिटी, देयर मस्ट बी अ बैलेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा। देखिए अगर आपके पास अथॉरिटी और उस अथॉरिटी को आपके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा मिसयूज करोगे, नहीं करोगे, करोगे यार, आपके पास फुल पावर है। एक कहावत है, बाबा ने सब मारे, बाबा ने मारा कौन, ठीक है, मतलब बाबा को सब मारते हैं, बाबा जो है सबको मारते हैं, बाबा सन है मारे, पर बाबा ने मारा कौन। जस्ट लाइक हमारे घर में फादर हैं, तो उनका ऐसा है कि भाई वो सबको बोलेंगे ये काम कर, ये काम, पापा को कौन बोलेगा काम करने के लिए, भैया बोल सकते हो क्या, ऐसा सटीक पड़ेगा ना, बोले चल बाहर निकल, तेरे को जायदाद से बेदखल करता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप अथॉरिटी है, आपके पास फुल अथॉरिटी मिल गई है, पर उस अथॉरिटी को निभाने के लिए आप सक्षम नहीं हो, या उस अथॉरिटी को फुलफिल करने के लिए उस अथॉरिटी जो पावर है उसका आप मिसयूज करना चालू कर दोगे, कब होगा, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, उसे मिसयूज करोगे। सो बेसिकली अथॉरिटी मींस द पावर टू टेक अ डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली एन ऑब्लिगेशन। तो डिसीजन लेने की पावर तो है, पर उस डिसीजन की आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। होता है लाड़ प्यार में ज्यादा बच्चे को अपन बिगाड़ दे, बोलते नहीं बोलते, बोलते हैं। वहाँ क्या हुआ कि आपने हद से ज्यादा प्यार दे दिया, हद से ज्यादा उसकी हर बात मान ली, और उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आपने रखी नहीं। उसने बोला मुझे गाड़ी चाहिए, आपने गाड़ी दे दी, उसने बोला मुझे घड़ी चाहिए, आपने घड़ी दे दी, उसने बोला मुझे आईफोन चाहिए, आपने आईफोन दे दिया। तो उसके बाद क्या हो गया, अथॉरिटी अथा हो गई, आपने सब फुलफिल कर दिया, पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन ये इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में ये हुआ कि भैया वो होगा बिग डील,
वो बात समझना नहीं है। अब एग्जाम्पल लिखा हुआ, एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, आप खुद अपनी लाइफ को पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू में रखिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा सिंपल सा समझने के लिए। मान लीजिए देयर आर 2 पर्सन A एंड B, ठीक है। A ने B को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, इसको इस तरह समझते हैं अपन। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको आज 1000 यूनिट प्रोड्यूस करवाना है। कितना यूनिट प्रोड्यूस करवाना है बेटा? 1000 यूनिट प्रोड्यूस करवाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बी बोला ठीक है सर मैं करवा दूंगा, पर इसको क्या नहीं दी बेटा? इसको अथॉरिटी नहीं दी। क्या नहीं दी? अथॉरिटी नहीं दी। क्या अथॉरिटी नहीं दी? कि भैया आप परचेज डिपार्टमेंट में जाके बोल सकते हो, परचेज डिपार्टमेंट से माल उठा सकते हो, ये अथॉरिटी इसको नहीं दी। अब परचेज डिपार्टमेंट को माल नहीं दे रहा या परचेज डिपार्टमेंट माल नहीं मंगवा रहा क्योंकि इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, तो फिर ये क्या 1000 यूनिट बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि उस काम को करने के लिए इसके पास क्या नहीं थी? अथॉरिटी नहीं थी। तो क्या होगा? अब होगा नुकसान। और बी की गलती नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी भैया? क्योंकि बी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पर अथॉरिटी नहीं दी। वही वाली बात है कि जैसे कि हमारे घर में होता है जो फंक्शन था उसमें जन को बोला भैया तू लेकर जाएगा, अब लेकर जाएगा, गाड़ी की चाबी तो दी नहीं अगले को, भैया अब गाड़ी की चाबी तब मिलेगी जब तू मेरे से पूछेगा, तो वो जाएगा, पहले अर्जी लगाएगा, फिर मिलेगी, उसके बाद क्या होगा? काम लैग कर जाएगा, जो काम जल्दी होगा वो लेट होगा। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पर उसके जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी नहीं दी, तो नुकसान है। और साथ ही साथ अथॉरिटी बहुत है पर उस अथॉरिटी की ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस अथॉरिटी का मिसयूज करोगे। क्या करोगे बेटा? मिसयूज करोगे। सो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर मस्ट बी अ बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं होगा तो नुकसान होना तय है। जैसे कि ये देख लीजिए, एग्जांपल के रूप में लाया मैं, जानते हैं पॉलिटिकल को, तो अपन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल नेता वगैरह सब जीत गए। जीतने के बाद अथॉरिटी सब उनके पास, अथॉरिटी बहुत है ना इनके पास, अथा अथॉरिटी है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। भैया सफाई करवानी है, रोड कंस्ट्रक्ट करवाना है, लोगों की समस्या दूर करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर वो उसको निभाना नहीं चाहते। तो क्या कर रहे हैं? यहाँ लोग बोल रहे बेचारे सो रहे, सीएम क्या है क्लब राउंड पर है, ये बेचारा पब्लिक अपनी ग्रीवेंसेस लेकर आ रही है, पब्लिक बोल रही है भैया ये हमारी समस्या है, इसका हल कीजिए, पर सीएम साहब जो है घूमने में लग रहे हैं, क्लब घूम रहे हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ओहो चलो जी भैया गोल्फ खेलेंगे, टाइम पास कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पावर है पर उस पावर के साथ ही साथ क्या नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अपने पावर का क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और भाई अपने घूम रहे हैं। दूसरा क्या एग्जांपल समझा रहा है? एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए क्या नहीं है इनके पास? अथॉरिटी नहीं है। तो क्या हो रहे हैं? स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, परेशान हो गए, झिल गए, परेशान, गुस्सा आ जाएगा, फेंक देंगे लैपटॉप को। और यहां क्या है? अथॉरिटी ही अथॉरिटी है, अथॉरिटी ही अथॉरिटी है, पर क्या नहीं है बेटा इनके पास? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन नहीं है। जब ऑब्लिगेशन नहीं है तो जैसे मन मर्जी वैसा काम करेंगे, जैसी मन मर्जी वैसा काम करेंगे। समझ में आई बात? तो इसको एक वापस लिख दूं, कई बार कहीं नहीं होता, बोलते हैं सर ये समझ में नहीं आया, तो हम लिख देते हैं वापस, कोई लोड नहीं है, इसको ऐसे करके ऐसे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना के बराबर अथॉरिटी है, अथा तो उसे क्या करेंगे? मिसयूज करेंगे। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये काम कंप्लीट करना है, ये काम कंप्लीट करना है, ये करना है, ये करना है, पर तो अकेले करना, तेरा अथॉरिटी नहीं है, ये कर दे वो कर दे। आदमी का भाग यहाँ से, पागल समझ रखा है क्या हमको? फेंक देंगे उठा कर सबको, सामान उमान, ज्यादा चिड़चिड़ करोगे तो गुस्सा आ जाएगा, हमको बता रहे हैं। पर तो ये बात थी बेटा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजों को कंप्लीट किया। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझ चुके हैं। अगली क्लास में बचे हुए बाकी 12 प्रिंसिपल्स धीरे धीरे कवर करेंगे। कैसी रही क्लास? कितना मजा आया जरूर बताना। साथ ही साथ इसमें एक चीज और बच गई भैया कि ये देखना कि इसका अगर फॉलो करेंगे तो फायदा क्या, नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है। पहला फायदा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जैसे बता चुका हूं मैं आपको, हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी
एनी डिले। तो मिसयूज नहीं होगा अगर आप उसका पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रहेगा, बैलेंस रहेगा, ऑब्लिगेशन रहेगा, तो आपकी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा। दूसरा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने दी है उसके पास अगर उतनी अथॉरिटी है तो काम बड़ा आसानी से टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, कोई डिले नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंसेस, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है पर उस काम को करने के लिए अथॉरिटी नहीं है। साथ ही साथ जैसे हमने सीएम साहब को देखा घूमते हुए, तो मिसयूज होगा ही होगा, चौरसिया साहब समझ गए हो ना। तो अगर आपके पास अथॉरिटी है तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ओवरबर्डन विद द वर्क प्रेशर, जैसे वो टेंशन में था, परेशान था और फिर मैं टेंशन में आता हूँ तो मेरे को अगर कोई काम नहीं, गुस्सा आ जाता है मेरे को। आप सबके साथ होता है कि काम करो, ये करो, वो करो, पर मेरे को खुद को अपनी टाइम नहीं मिलता, खुद के लाइफ के लिए। तो मतलब आपके पास उस काम को कंप्लीट करने के लिए अगर रिसोर्सेज नहीं है बेटा, then you start getting frustrated, and that's how authority and responsibility says that you have to go in balance to balance। तो ये रही आज की क्लास। Till then take care, फिर मिलेंगे, शब्बा खैर।